नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों और हम तिवारी की पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग पद्य खंड आरोह भाग 2 के पद्य खंड के 10 पाठ की व्याख्या के वीडियो पूर्णतः बना चुके हैं और एक दो पाठ के प्रश्न उत्तरों के वीडियो भी पूर्व में जारी हो चुके हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित 2 आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है के जारी हो चुके हैं। आलोक धनवा के द्वारा रचित पाठे या कविता पतंग के प्रश्न उत्तर भी आ चुके हैं। आज हमें और व्याख्या किए जा चुके पाठों के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। आज देखिएगा हमें और कक्षा 12 की एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी 2021-22 के सत्र की कक्षा 12 है और हिंदी अनिवार्य की बात आते ही और ये आप मान लीजिए कि चारों प्रकार की फैकल्टी जो है उन सब के काम में आने वाला मामला है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर साइंस, इन सभी के काम में सभी मतलब जो भी बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके सबके काम में आने लायक चीज है। और पाठ है हमारा चौथा और कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और इस कविता के रचयिता है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय के जीवन और रचना परिचय तथा उनकी द्वारा रचित इस कविता की संपूर्ण व्याख्या के वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से उठा सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम पाठ्य पुस्तक में जो आगे के प्रश्न दिए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे उसके पश्चात। और इस पाठ से बहुत ही छोटे लघुतरात्मक बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को बनाकर और फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है और प्रश्नों के जवाब रटने की अपेक्षा मेरा निजी मत यह रहता हमेशा कि प्रश्न की प्रकृति को हम समझे कि हमसे पूछा क्या गया है, बात क्या है, एक एक शब्द पर गौर करते हुए तो उत्तर लिखना बड़ा सहज बन जाएगा। देखिए पहला प्रश्न लिखा है कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। कोष्ठकों में मतलब हम कह सकते हैं कि वहां ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां और ब्रैकेट्स में रखी गई हैं। आपकी समझ में इनका औचित्य क्या है? सबसे पहली बात, ब्रैकेट में कौन कौन सी, जैसे हमें दोनों को रुलाना है, ऐसा नहीं हो पाया, कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, आदि आदि जो बातें कही जाती है उनकी, इन आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है? सबसे पहली बात, कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी, आपका इनका औचित्य का अर्थ है उचित धन ये से, तो शब्द बना हमारा औचित्य। उचित का मतलब सही। क्या आपकी नजर में ये चीजें कहां तक सही हैं या कहां तक प्रासंगिक हैं? बात करते हैं। देखिए कोष्ठक में जो चीजें रखी गई हैं तो इनकी बात करेंगे तो कोष्ठक में जो चीजें रखी गई उनमें कहेंगे कि हमें आप दोनों को रुलाना है, कैमरामैन दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, फोकस करो, इसकी लाल बड़ी आंख दिखाओ, आदि आदि। अब बात आती है कि आपकी समझ में क्या यह उचित था उस कविता में लिखना? हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखना उचित था तो कैसे था और अनुचित था तो कैसे था? हम मानते हैं कि लेखक कवि ने वहां लिखे हैं तो जरूर कुछ सोचकर लिखा होगा। उनका जो ब्रैकेट में देने का, कोष्ठकों में देने का जो उद्देश्य था, उन उद्देश्यों की और प्रासंगिकता पर बात कर लेते हैं तो अपने स्वतः ही और उनका औचित्य सिद्ध हो जाएगा। जवाब में हम क्या लिखेंगे? तो जवाब में दोस्तों जैसे मैंने नोट्स के रूप में अपनी डायरी में, और इस प्रकार से हम नोट्स तैयार कर रहे हैं 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, और उसके बाद पूर्णतः तैयारी के पश्चात आपके सामने उपस्थित होते हैं। अब वीडियो को आप कितना देखते हैं ये आप पर छोड़ा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप क्या करेंगे आप जाने। इसके जवाब में देखिएगा 2-3 चीजें वो है। अब बात यह आती है कि कौन कौन से ऐसे जो वाक्य थे या उनको क्यों लिखा, कितनी कैटेगरी में हम देखें तो हमने और इन ये जो कोष्ठक में लिखे गए हैं इनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। कितने में? 3 में। एक तो जो संचालक है, कार्यक्रम का संचालक है, संचालक किससे कह रहे हैं? स्वयं से।
संचालक वो स्वयं से कह रहा है कि हमें आप दोनों को रुलाना है। ये बात वो कहता नहीं है, लेकिन मन ही मन सोचता है, अर्थात संचालक के द्वारा मन में सोचे गए हैं। दूसरे कौन से प्रकार के हैं? दूसरे कैमरे वाले व्यक्ति को है, जो कैमरामैन था उनका, कैमरामैन को कहते हैं कैमरामैन दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसकी लाल आंख दिखाओ आदि। और तीसरा किसके लिए? तीसरा उस अपाहिज व्यक्ति और सामने वाले दर्शकों के लिए। तो कहते हैं ना कि हमें आप दोनों को रुलाना है। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है इस प्रकार से। तो तीन प्रकार के कोष्ठकों में बंद जो कथन है वो तीन प्रकार के हैं। संचालक स्वयं सोचता है, कैमरामैन को कहते हैं, और एक तीसरा दर्शकों के लिए कहता है। अब बात यह आती है कि क्या ये सही है या गलत है। देखिएगा, यदि और कोष्ठक में कैमरामैन दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हमें आप दोनों को रुलाना है, इस प्रकार के वाक्य हैं उनको यदि कोष्ठक में नहीं दिखाया जाता तो पाठक जो भी होता है, पढ़ने वाला जो है, उसके सामने ये समस्या आ सकती थी कि ये कौन कह रहा है और किससे कह रहे हैं। तो भाषा की सजीवता और कविता की सजीवता को बनाए रखने के लिए, इसकी संप्रेषणीयता को बनाए रखने के लिए इन कोष्ठकों का प्रयोग करना उचित जान पड़ता है। हमने अपने नोट्स में लिखा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में आई कोष्ठकों में बंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यह अवसर खो देंगे, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, पर्दे पर वक्त की कीमत है, इत्यादि। ये तीन प्रकार के कथन है। एक में कार्यक्रम का संचालक स्वयं सोचता है, वे हैं। दूसरे प्रकार में कैमरामैन को संबोधित किए जाने वाले, और तीसरे प्रकार के वे कथन है जिनके जरिए संचालक अपाहिज व्यक्ति व दर्शकों को संबोधित कर रहा है। पाठकों की सुविधा और कविता में सजीवता लाने के लिए इन कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है, जो कि समुचित भी है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस विचार से आप कितने सहमत हैं? देखिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, यह तो कविता का नाम हो गया, सिर्फ यह तो क्या है, कविता का नाम है। आगे वाले शब्द है करुणा। इस करुणा का अर्थ क्या है? तो इस करुणा के अर्थ जैसे हम दो लिख देते हैं यहाँ, एक तो दया, एक सहानुभूति। बात करेंगे अभी। मुखौटा किसे कहते हैं? मुखौटा कहते हैं नकाब को। आपने फिल्म आदि में देखा होगा कई बार हमें, और एक छोटा सा मुखौटा, एक ढांचा सा होता है, वो यहाँ आगे लगा लेते हैं, पीछे रबड़ बंधा होता है, हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता। और आप बात करें तो बाहुबली का जो पहला भाग आया था, बाहुबली की जो पहली फिल्म आई थी, भाग कौन सा था मुझे स्मरण नहीं है, उस फिल्म में, और वो लड़की नाम क्या है नहीं पता, लेकिन उस लड़की ने अपने चेहरे पर जो लगाया था, जिसको देखकर वो बाहुबली वहां तक जाता है, आदि आदि सारी बातें, तो वो क्या कहलाता है? मुखौटा कहलाता है। हम कई बार बंदर का, शेर का, भालू का ये जो मुखौटे पहन लेते, तो सामने वाला हमें पहचाने नहीं पाता है। अब क्या है, दया और करुण, सहानुभूति तो करुणा, मुखौटा का अर्थ नकाब, और क्रूरता का मतलब क्या होता है? निर्दयता। क्रूरता का अर्थ क्या है? निर्दयता। कि आप क्या हो गए, आप वास्तव में कैसे निर्दय है, लेकिन आपने पहन क्या लिया? नकाब कैसी पहन रखी है? दया की। क्या इस कविता में ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। क्या होता है कि संचालक जो है, वो संचालक दिखावा करते हैं किस बात का? कि अपाहिज लोग, जिनको विकलांग या हम दिव्यांग कहते हैं, उन लोगों के प्रति हमारे मन में दया है और हमारे मन में सहानुभूति है। लेकिन वो सिर्फ दया का दिखावा या उसका पाखंड करते हैं, बल्कि उनके मन में दया है नहीं। यदि उनके मन में, उस कार्यक्रम के संचालक के मन में उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति जरा सी भी सहानुभूति, जरा सा भी दर्द, जरा सी भी हमदर्दी या जरा सी भी दया होती, तो उनसे इस प्रकार के सवालात कभी नहीं करते कि आप क्यों अपाहिज है, आप कितने अपाहिज है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बताइए बताइए। इससे जो अपाहिज व्यक्ति था उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है, और किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना किसी भी हाल में हम और उसकी वकालत नहीं कर सकते। तो इसलिए वास्तव में यह दया,
दिखाने के लिए मात्र दया थी, वास्तव में ये क्या थी, निर्दयता थी। और वो दिखावा किस बात का करते हैं, वो नकाब ओढ़ के रखते हैं कि हम दयालु हैं, जबकि वो निर्दय थे, वो क्रूर थे। हमने लिखा है अपने नोट्स में कि यहाँ दो शब्दों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है। पहला करुणा, जिसका अर्थ दया, सहानुभूति। दूसरा क्रूरता, अर्थात निर्दयता या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने से परहेज न करना। इस कविता में एक साक्षात्कार दिखाया गया है, जिसकी में एक अपाहिज व्यक्ति और एक टीवी पत्रकार की बातचीत है। कार्यक्रम के अनुसार एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन यह एक स्वार्थी एवं अपने चैनल को सस्ती लोकप्रियता दिलाने का प्रयास भर कहा जा सकता है। अपाहिज व्यक्ति से किए गए प्रश्नों से उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का कुत्सित कोशिश की गई है। उसके प्रति दया या सहानुभूति न होकर उसका दिखावा और पाखंड था। अपाहिज व्यक्ति से किए गए सवालात भयानक रूप से क्रूर एवं दुर्भाग्यपूर्ण थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कविता में क्रूरता दया का मुखौटा ओढ़कर लोगों के सामने उपस्थित हुई है। तीसरा प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम क्या है, समर्थ हैं। देखेगा, समर्थ है, समर्थ का मतलब कुछ भी करने में सक्षम, हम कुछ भी कर सकते हैं। और शक्तिवान मतलब हमें ताकतवर है, शक्ति हमारे पास है। शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है साथियों, सामाजिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है और शारीरिक हो सकती है। इसके अलावा और भी हो सकती है, पारिवारिक शक्ति भी आपके साथ हो सकती है। तो वो क्या कहते हैं, हम यहाँ हम का मतलब क्या है, हम कहें टीवी वाले ये पत्रकार हैं और ये क्या अपने आप में समर्थ है और शक्तिवान है। और हम एक दुर्बल को लाएंगे। वहां दुर्बल कौन है, यहाँ वह दुर्बल है, वह अपाहिज व्यक्ति। दुर्बल कौन है, अपाहिज। अपाहिज को लेकर आए, बिल्कुल लाए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम क्या है, समर्थ है, शक्तिवान है। अर्थात आज के जमाने में 2021 से मैं बात कर रहा हूं, 10 अगस्त 2021 के दिन भी हमारे टीवी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो एंकर हैं, उनकी भाषा बड़ी बदतमीजी भरी होती है बहुत बार। और उनको उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इनके मन में यह है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए किसी भी कमजोर, अपने से कमजोर, वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से। और यदि आपसे कमजोर है तो आप उसे दुर्बल कहने की जरूरत क्यों कर रहे हैं, बार बार उसे दुर्बल नहीं कह सकते और स्वयं को आप समर्थ व शक्तिवान कहने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि आपके मन में कहीं ना कहीं अहंकार व्याप्त हो गया है और वह अहंकार आप इस कविता में भी देख सकते हैं और टीवी पर चलने वाली जो डिबेट्स है उनके माध्यम से भी आप और इस अहंकार के दर्शन जब मर्जी तब कर सकते हैं। हमने लिखा है कि कवि रघुवीर सहाय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यंग्य किया है। वर्तमान में टीवी चैनल्स के एंकर समझते हैं कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं और हम समर्थ शक्तिवान दुर्बल को लाएंगे। जैसे वाक्यांश से कार्यक्रम संचालक के अहंकार, बेशर्मी, असहिष्णुता या असहानुभूति के द्योतक है, के प्रतीक है, के सूचक है। कवि ने टीवी कार्यक्रमों के संचालकों की बेशर्मी, भले ये शब्द कैसा भी लगे लेकिन उनके लिए उचित है, तो टीवी कार्यक्रम के संचालकों की बेशर्मी, उनके अहंकार व स्वयं से कमजोर लोगों के प्रति उनकी दूषित मानसिकता पर व्यंग्य कवि रघुवीर सहाय द्वारा किया गया है। क्या कह रहे हैं कि कवि ने टीवी कार्यक्रम के संचालकों की बेशर्मी, अहंकार व अपने से कमजोर लोगों के प्रति उनकी दूषित मानसिकता पर व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, हम शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ
माफ करना, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति, मतलब आप इस पूरे यहां तक के लिए, आप यहां से यहां तक के लिए आप एक शब्द ये लिख सकते हैं, अपाहिज। अपाहिज और दर्शक, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। देखिएगा, वो कहते हैं कि हमें दोनों एक साथ रुलाने, इससे क्या होता, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लग जाते। सोचिए आप उस साक्षात्कार या उस कार्यक्रम के दौरान, और वो है अपाहिज व्यक्ति रोने लग जाता, और अपाहिज व्यक्ति का दुख दर्द कुछ तो हो, लोग संवेदनशील होते ही हैं, और कुछ टीवी वाले उसे इस प्रकार से दुनिया के सामने पेश करते कि जो दर्शक गण थे, जो दर्शक लोग थे, वो उस अपाहिज व्यक्ति के दर्द से अपने आप को एकाकार कर लेते, वो अपने दिल से महसूस करते, वो भी रोने लग जाते। यदि वो दोनों रोते तो टीवी का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम सफल होता तो टेलीविजन की लोकप्रियता बढ़ती, उस चैनल की लोकप्रियता बढ़ती, चैनल की लोकप्रियता बढ़ती तो उनको विज्ञापन ज्यादा मिलते, विज्ञापन बहुत ज्यादा मिलते तो क्या होता, उनको पैसे मिलते, और पैसा का ही सारा का सारा खेल था। बात क्या थी अंत में, और ले जाकर वो पैसे पर आकर खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है, तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होता, यदि दो शब्दों में यदि हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे धन की लालसा एंड लोकप्रियता। यदि दो शब्दों में इसका उत्तर देना हो, एक वाक्यांश में उत्तर देना हो, तो धन की और लोकप्रियता की जो लालसा थी वह उद्देश्य उनका पूरा हो रहा था। हमने जो लिखा है वो यहाँ इस प्रकार से है, आप इसको लिख सकते हैं, रोक के लिखें, सुनकर लिखें। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखें, सुने, समझें, और उसके पश्चात अपने मन से अपने शब्दों में आप उसका जवाब नोट करें। चौथे प्रश्न का उत्तर बोल के सुना रहा हूं मैं कि टीवी कार्यक्रम का संचालक अपाहिज व्यक्ति से उसके दुख व पीड़ा से संबंधित सवालात करता है। वह ऐसे ऐसे सवाल करता है जिसके कारण अपाहिज व्यक्ति रोने लग जाए, और अपाहिज वह चाहता, वह कौन है, टीवी का एंकर, टीवी एंकर चाहता है कि उसे अर्थात अपाहिज व्यक्ति को रोता देखकर दर्शक भी उसके दुख से स्वयं को एकाकार कर रोने लगेंगे। दर्शकों को भावुक करके रुलाने से उसका कार्यक्रम सफल बन जाएगा, और इससे टेलीविजन को या टीवी चैनल को आर्थिक लाभ एवं लोकप्रियता मिल जाएगी। इस प्रकार अपनी धन कमाने व लोकप्रियता की लालसा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा हो जाता तो उनके धन कमाने और लोकप्रियता के जो उद्देश्य थे वो सफल हो जाते। प्रश्न है अगला कि पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। देखिएगा, अंत में जब दोनों टीवी पर उपस्थित अपाहिज नहीं रोता है तो दर्शक भी नहीं रोएंगे, जाहिर है। और ऐसा होता देखकर टीवी का संचालक जो है उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज या कार्यक्रम का संचालन करने वाला जो पत्रकार है वह कहता है कैमरामैन बंद करो, वक्त की पर्दे पर वक्त की कीमत है, तो और साक्षात्कार बंद कर दिया जाता है। यदि वह रोने लगता तो साक्षात्कार चलता। इससे जाहिर क्या होता है कि कार्यक्रम सफल नहीं हुआ तो टीवी चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ी, लोकप्रियता नहीं बढ़ी तो विज्ञापन नहीं मिले तो धन कमाया, और धन कमाया तो टाइम भी कम मिलेगा। यदि दोनों रोने लगते, कार्यक्रम सफल हो जाता तो विज्ञापन आते खूब सारे, जो सारे दिन एडवर्टाइजमेंट चलते ना वो आते, और उनके साथ ही फिर क्या होता, उनको खूब सारे पैसे मिलते, और उन पैसों के बदौलत
उनका टीवी चैनल और ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करता। अब इसके प्रति और जो अंत में और संचालक ने बात कही ना कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये कहकर और उन्होंने अपनी कौन सी बात कहने का प्रयास किया है, वो ये कहना चाहते हैं कि यदि कार्यक्रम सफल नहीं होता दिख रहा तो क्या होगा, टीवी की लोकप्रियता कम होगी, उनको धन कम मिलेगा, और जहां धन कम मिलता है, पैसे कम मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट कम मिलते हैं, वहां समय भी आपको कम ही दिया जाता है। लिखा है कि कविता में अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार का वर्णन है। आप जानते हैं कविता के मुताबिक एंकर अपाहिज व्यक्ति से बड़े दुर्भाग्यपूर्ण या ऐसे प्रश्न करता है जो कि नहीं किए जाने चाहिए थे, लेकिन अपाहिज व्यक्ति उन प्रश्नों के जवाब नहीं देता है। न वह रोता है और न ही दर्शक रोते हैं। दोबारा सुने, न वह अपाहिज व्यक्ति रोता है और न ही वो दर्शक रोते हैं। इससे संचालक का दोनों को रुलाने का उद्देश्य विफल हो जाता है। तब वह कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा कर देता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि कार्यक्रम की सफलता के आधार पर ही पैसे मिलते हैं। कार्यक्रम की सफलता के आधार पर ही पैसे मिलते हैं और पैसों की मात्रा के आधार पर ही किसी कार्यक्रम को टीवी पर, दूरदर्शन पर समय दिया जाता है। इसे धन लोलुपता पर व्यंग्य किया गया है कि उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना, वह हुआ नहीं, तो इस रूप में कवि ने अपने बात को व्यंग्य के रूप में वहां रखा है कि कार्यक्रम जितना सफल होगा पैसे उतने मिलेंगे, कार्यक्रम जितना विफल होता दिखेगा पैसे उतने ही कम मिलेंगे। तो यहाँ पर्दे पर वक्त की कीमत है यह बताकर और कवि ने यह बात जाहिर करने का प्रयास किया है कि एंकर को और इस बात का आभास हो गया था कि यहाँ पर यह कार्यक्रम सफल नहीं होने वाला है, और जब कार्यक्रम सफल होता नहीं उनको दिख रहा था तब उन्होंने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर दी ताकि अन्य पैसे वाले किसी कार्यक्रम को और वहां पर समय दिया जा सके। तो दोस्तों अभी तक के ये जो 5 आगे के प्रश्न थे वो प्रश्न और यहाँ लिखे, उसके बाद आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत हुए। जैसे हैं हम जैसे हैं आपके सामने हैं, पता नहीं अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि अच्छा पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं हमें नहीं पता, आप उसका निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बड़ा हृदय रखते हुए अपनी इस आकलन को करेंगे और हमें अपने आकलन से अवगत भी टिप्पणी के माध्यम से करवाएंगे। चैनल पर लगातार हम आपके लिए उपस्थित रहेंगे, एकदम क्लासरूम के जैसा काम बन सके, क्लासरूम के जैसा आप महसूस कर सकें, ठीक वैसा वैसा करने का प्रयास किया जा रहा है। अनावश्यक ताम झाम से दूर है, जैसा है बनावटीपन नहीं है और आपके सामने है। तो आज के दोस्तों इस पाठ में फिलहाल तो इतना ही, अगली वीडियो में और हमें इसी पाठ के कुछ उन प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे जो पाठ के बीच से और वो सवालात बोर्ड के द्वारा किए जा सकते हैं या परीक्षक के द्वारा वहां पर किए जा सकते हैं। तो ऐसे उन प्रश्नों को बनाने में बनाकर हम आप तक लेके, तब तक के लिए आप अनुमति दें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।